बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम बाब 8 के मुख्तसर सवालात का आगाज़ करेंगे, जिनमें से पहले 6 सवालात को हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। बाब नंबर 8 के मुख्तसर सवालात को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है, ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं मेटल्स के अंदर, तो मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती है। और इस रिएक्टिविटी के बढ़ने की वजह क्या है? इस रिएक्टिविटी के बढ़ने की वजह एटम का इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान है। एक एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, इसका मतलब वो उतनी ही जल्दी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले लेगा, और वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए एटम्स की, एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदारें कम होती चली जाती हैं, जिनकी वजह से एटम का इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान बढ़ता चला जाता है, और इस रुझान के बढ़ने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती चली जाती है। तो हम लिखेंगे, पहले सवाल में हमने वजह बतानी है कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की जानिब मेटल्स के अंदर क्यों बढ़ती है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी का इन्हसार मेटल के इलेक्ट्रॉन खारिज करने के रुझान पर होता है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगी, वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज करने का दारोमदार आयोनाइजेशन एनर्जी पर होता है। और ग्रुप में चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का अखराज आसान होता चला जाता है, जिसकी वजह से मेटल्स की रिएक्टिविटी ग्रुप में बढ़ती है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए चूँकि साइज़ बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन खारिज होने का रुझान बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, मेटल्स की तबई खसूसियात। मेटल्स की तबई खसूसियात। मेटल्स ज़्यादातर मेटल्स
ठोस होती हैं सिवाय मरकरी के, जो कि माया हालत में पाया जाता है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। मेटल्स मेलिबल, जिनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, और डक्टाइल, जिनकी तारें बनाई जा सकती हैं, होती हैं। मेटल्स मेलिबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं। मेलिबल ऐसी खासियत है जिसमें हम मेटल्स को दबाकर प्रेशर की मदद से उनको शीट्स यानी कि चादरों में तब्दील कर सकते हैं। और डक्टाइल ऐसी खासियत होती है जिसमें हम मेटल्स को खींच कर उनको लंबी लंबी तारों के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो ये मेलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। इसके अलावा मेटल्स बिजली और हरारत के अच्छे कंडक्टर होते हैं सिवाय डायमंड के। ये मेटल्स की कुछ तबई खसूसियात हैं जो आपने बाब के अंदर भी बड़ी तफसील के साथ पढ़ी हुई हैं। आप इनमें से चंद खसूसियात को याद रखेंगे, मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी खसूसियात हैं, जैसे अगर मेटल के ऊपर ज़रब लगाई जाती है तो ये आवाज़ पैदा करती हैं। जो मेटल की पॉलिश करदा सतह है वो चमक पैदा करती है, ये मेटेलिक चमक भी देती हैं। तो ये मेटल्स के कुछ अहम तबई खसूसियात हैं। तीसरे नंबर पर है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ नाइट्रोजन बराह रास्त कंपाउंड क्यों बनाती है। वजह कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नाइट्रोजन बराह रास्त कंपाउंड बनाती है लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ नहीं बनाती। उसकी वजह क्या है? असल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये डाई पॉजिटिव आयन बनाने का रुझान रखते हैं, मतलब अपने वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव 2 चार्ज रखने का रुझान रखती हैं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, जिसकी बिना पर इनकी पोलराइजेशन पावर बड़ी ज़्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर से मुराद किसी दूसरे एटम को उसके पोल्स में यानी कि उसके आयंस में तब्दील करने का रुझान इनका बड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो नाइट्रोजन को आयोनाइज करवा के उनके साथ बड़े बेहतरीन तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए स्टेबल नाइट्राइड बनाते हैं। इस वजह से ये बराह रास्त नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम लिखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके डाई पॉजिटिव आयन बनाने का रुझान रखती हैं। इनकी चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये नाइट्रोजन के साथ
मिलकर स्टेबल यानी कि मुस्तहकम कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाती हैं। कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये जब रिएक्शन करती है नाइट्रोजन के साथ तो इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम नाइट्राइड जैसे कंपाउंड बनते हैं। तो अगर हम इसको मतवाज़न कीमियाई मसवात की शक्ल में लिखें तो ये आपके सामने है कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देकर स्टेबल कोवलेंट नाइट्राइड बनाने का रुझान रखती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बराह रास्त रिएक्शन कर जाती है क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बना रही है। स्टेबल कंपाउंड बनाने की वजह मैग्नीशियम की ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन पावर है। चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है। हमने वजह बतानी है कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है। जब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी मैग्नीशियम को दी जाती है वो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। पहला इलेक्ट्रॉन खारिज होने के बाद बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो हम कहते हैं कि दूसरी आयनाइजेशन की मिकदार या वैल्यू पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। तो हम लिखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद न्यूक्लियस की बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है और ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है। आप देख सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करके जब मैग्नीशियम आयन बनाते हैं तो इस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है और ये कितनी है 738 किलो जूल फी मोल। लेकिन इसके बरक्स जब हम इस मैग्नीशियम आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन खारिज करके इसको डाई पॉजिटिव आयन में तब्दील करते हैं तो इस काम के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 1450 किलो जूल फी मोल एनर्जी चाहिए होती है। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली की निस्बत ज़्यादा होती है। आगे सवाल नंबर 5 है कि ग्रुप 2 की मेटल से ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन करती हैं। तो हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन ग्रुप नंबर 2 के मेटल के साथ पढ़ना है कि ये किस तरह से होता है। तो सवाल नंबर 5 को हम किस तरह से हल करेंगे। असल में ग्रुप नंबर 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी सुस्ती से रिएक्ट करती हैं, ताहम ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड ज़रूर बनाती हैं गर्म करने पर। तो हम लिखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स
ऑक्सीजन के साथ सुस्त रिएक्ट करती हैं और गर्म करने पर मुतलका ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि ये मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करवाऊं तो इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ये रिएक्शन में हरारत चाहिए होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवा कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो खैर सुस्ती के साथ रिएक्शन करती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल अपना साइज़ छोटा होने की वजह से, थोड़ा होने की वजह से, लेकिन हरारत देने पर ये ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपने याद रखना है सवाल नंबर 5 के अंदर। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ताल्लुक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में ताल्लुक बताना है हमने। असल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो इन्हिसार है वो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर होता है। और जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार एटम के साइज़ के ऊपर होता है, एटम के साइज़ के ऊपर या न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर होता है। जितना एटम का साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी के ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है जिसको हम मेटालिक करैक्टर के नाम से जानते हैं ये उतना कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर से मुराद किसी एटम का आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर पॉजिटिव आयन बनाने का रुझान है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन बड़ी देर के साथ होती है, लिहाजा वो जल्दी आयन नहीं बनाता, जल्दी पॉजिटिव चार्ज में तब्दील नहीं होता, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर कम होता चला जाता है। तो इन्वर्स रिलेशन दोनों के दरमियान इसको हम लिखेंगे कैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार आयोनाइजेशन एनर्जी पर होता है जिसका इन्हिसार मज़ीद आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार एटम के साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पर होता है। अब एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। तो एटम का साइज़ जितना छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर कम होगा। जबकि इसके बरक्स हम बात करें कि एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा, एटम का साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने से
इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसको एक ताल्लुक की शक्ल में लिखें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी को, तो मैं लिखूँगा कि किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ये आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी कम होगी, और एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होने का मतलब है मेटालिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो छोटे साइज़ की मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जो बड़े साइज़ की मेटल्स हैं उनकी छोटे साइज़ के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, बड़े साइज़ के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लिहाजा बड़े साइज़ की जो मेटल्स हैं उनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा और छोटे साइज़ की मेटल्स का मेटालिक करैक्टर निस्बतन कम होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब 8 के पहले 6 मुख्तसर सवालात को अच्छी तरह से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने बखूबी सुना होगा, समझा होगा। इसको घर में अच्छी तरह से याद करेंगे, इन सवालात की खुद प्रैक्टिस भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।